हेलो हेलो, माय नेम इज़ दीपक कुमार और मैं आपका फ़िज़िक्स फैकल्टी हूँ। और हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है कि जिसमें हम जो है एडवांस लेवल का जो है और मेंस लेवल के क्वेश्चन एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक के जाएंगे। और ये सम काइंड ऑफ जो है क्रैश कोर्स की तरह होगा। इसमें बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एक भी टॉपिक का छूटेगा नहीं कि, और इसमें थ्योरी भी अच्छे से पढ़ाई जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ फ़िज़िक्स। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स में कितना है और मैं क्या आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारे सिलेबस का, और सिलेबस तो आपको पता ही होना चाहिए। तो पहला चीज़ जो है वो मैकेनिक्स है। बहुत बड़ा टॉपिक होता है मैकेनिक्स में। उसके बाद दूसरा बड़ा टॉपिक है, ये 11th का है, क्लास 11th का है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो अगर जिस बंदे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और मैकेनिक्स तैयार है तो ऑलमोस्ट वो 40% सिलेबस तैयार माने। ये 12th का टॉपिक होता है। उसके बाद हमने वेव को माना है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है वेव थ्योरी। और इसमें वेव ऑप्टिक्स भी आ जाता है, साउंड वेव भी आ जाता है और नॉर्मल वेव भी आ जाता है। SHM और सर्कुलर मोशन के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इसमें यूज आ जाते हैं। तो ये भी अच्छा खासा पोर्शन रखता है, तो इसको भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद चौथा जो है वो ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स भी है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है, लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को नॉर्मली मैं ऑप्टिक्स मानता हूँ, क्योंकि वेव में वेव ऑप्टिक्स को घुड़ेस दिया हूँ, उसमें डाल दिया हूँ, तो इसमें ज्योमेट्रिकल है। उसके बाद हम जो है हीट अपने आप में एक टॉपिक है। हीट इसलिए इम्पॉर्टेंट और हो जाता है क्योंकि इसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है हमारे केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, तो वहाँ भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। तो वो फर्दर जब अंदर जाएंगे तो क्या वहाँ कॉमन है, क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बारे में देखेंगे। और छठवां जो लास्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स से तुमको 4 से 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 7 क्वेश्चन जो है जेई एडवांस जेई मेन मिलके जो है, जो जेई की इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हो जाता है। बाकी तुम्हारे मेडिकल में तो भाई 3-4 क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो ये भी एक अच्छा पोर्शन रखता है, अपने आप में कैलकुलेटिव होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेजर 6 टॉपिक्स होते हैं जो फिज़िक्स में हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट से, और फर्दर जब हीट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम दूसरा टॉपिक चूज करेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हीट से। तो हीट को फर्दर मैंने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हीट फर्स्ट है, जिसमें 2 चीज़ आप पढ़ोगे। पहला नॉर्मल हीट क्या होता है उसके बारे में पढ़ोगे, उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ोगे। और दूसरा ये हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। 2 टॉपिक इसका है, इसमें हीट 1 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हीट 2 होता है, जिसमें KGT काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ा जाएगा। तो उसमें वो पढ़ा जाएगा, तो उसमें जब वो आएगा तो उसके बारे में फर्दर हम बताएंगे। और दूसरा आता है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स होता है। और तीसरा टॉपिक हो जाता है जो हम पढ़ेंगे वो थर्मल एक्सपेंशन एंड इलास्टिसिटी। थर्मल एक्सपेंशन एंड इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप पहली बार पढ़ रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, काफ़ी ब्रीफ भी होगा, काफ़ी इंटेंस भी होगा। तो आई होप कि जो है तुमको ये काफ़ी मैक्सिमम बेनिफिट के हिसाब से ये तैयार किया गया होगा। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हीट 1 में। तो हीट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म जो है हमें पढ़ लेना चाहिए। उसमें से आज का सिलेबस, आज के लेक्चर का टॉपिक जो है वो डिफाइन करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे प्रेशर, दूसरा एरिया,
तीसरा वॉल्यूम, चौथा डेंसिटी एंड पांचवा टेम्परेचर। 5 चीज़ जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मली हम प्रेशर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, एरिया के बारे में भी पढ़ चुके हैं छोटी लोअर क्लासेस में, और वॉल्यूम के बारे में, डेंसिटी भी पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर जो है थोड़ा यहाँ पे नया होगा, तो स्टार्ट विद प्रेशर। तो प्रेशर हेडिंग डालते हैं। प्रेशर होता क्या है? सपोज करो कि एक वॉल है, वॉल मतलब दीवार, वॉल है, और एक बाल है। वॉल पे बाल मतलब गेंद, वही क्रिकेट वाला गेंद है वो मास m का, तो वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और यहाँ पे आके ये क्या करती है? कोलिजन करती है या इम्पैक्ट करती है। तो ये प्रेशर क्रिएट करेगी। हुआ क्या कि जब ये v वेलोसिटी से आएगी और यहाँ पे ये कोलिजन करेगी, तो एक फोर्स एग्जर्ट करेगी। फोर्स कैसा फोर्स एग्जर्ट करेगी? परपेंडिकुलर फोर्स करेगी। तो जिस एरिया पे, ये सपोज करो ये छोटा सा एरिया A है, तो जिस एरिया पे ये फोर्स एग्जर्ट करती है, उस एरिया पर एक प्रेशर फील होता है, जिसका फार्मूला ये है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट न्यूटन होता है, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट आ गया, यूनिट ऑफ प्रेशर आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। और इसका एक अनदर यूनिट है जिसको हम बोलते हैं 1 ATM। इसको काफ़ी थर्मोडायनेमिक्स में यूज किया जाएगा, जिसकी वैल्यू 101 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर के बारे में हम फिर फर्दर तुमको जब हीट 2 पढ़ाएंगे तो और भी आएगा। प्रेशर जो है छूटने वाला नहीं है, तो इन सब बेसिक चीज़ों को देख लें। तो प्रेशर ये वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर हार्ड कोर स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका वेक्टर से कुछ लेना देना नहीं होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, बल्कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फर्दर जो है हम इसका यूनिट डिफाइन कर दिए, इसमें फर्दर और नहीं जाते हैं, और एरिया को डिफाइन कर लेते हैं। फिर जो है हम प्रेशर पे आएंगे और इसको समराइज करके ख़त्म करेंगे। तो चूँकि फोर्स हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मली फोर्स क्या होता है, क्योंकि प्रेशर पढ़ रहे हैं तो फोर्स उसमें एक टर्म आई है, फिर से उसका रिवीजन करा दे। पुल और पुश ऑन ऑब्जेक्ट, पुल और पुश ऑन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप पुल करते हो या पुश करते हो, वो डिफाइंड होता है क्या? हमारा फोर्स होता है। तो इसमें और ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मैकेनिक्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो एरिया आते हैं। एरिया 2 तरह का एरिया हमारे पास होता है, एक ओपन होता है, दूसरा क्लोज होता है। इसका यूनिट हम पढ़ चुके हैं, मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है। तो आते हैं ओपन एरिया क्या है। तो 2 तरह के एरिया हम इसमें पढ़ेंगे, और तो उसमें पहला हम पढ़ेंगे ओपन एरिया। ओपन एरिया, सपोज करो एक तुम्हारे पास इस तरह का प्लेट है, इसका ये y लेंथ लंबा और ये x है। तो ये ओपन है। ओपन का मतलब है कि ये पूरी तरह से खुला हुआ है। तो इसके एरिया जो आएगा, इस एरिया का जो वेक्टर क्वांटिटी, तो जो डायरेक्शन आएगा उसका 2 डायरेक्शन हो सकता है। एक हो सकता है अपवर्ड और दूसरा हो सकता है
डाउन वर्ड। तो नॉर्मल प्लेट हो जाए या दफ्ती हो जाए या फिर जो कोई भी तुम्हारा कॉपी हो जाए, वो उसका ऊपर का एरिया जो आता है वो ओपन एरिया में आता है। तो फर्दर इसका अगर हम वो निकालें फार्मूले से, तो x क्रॉस y जो दे देगा एक्स वाई के कैप, या फिर हम तो इस डायरेक्शन में हमने आउटवर्ड बाहर की तरफ डायरेक्शन लिया है। अगर हम y जाते हैं जी, y j जाते हैं प्लस x क्रॉस x i जाते हैं, तो माइनस एक्स वाई के कैप आएगा। तो ये इनवर्ड आएगा ये, यानी कि ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है। तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, तो ये जेड एक्सिस में इसका डायरेक्शन आ जाएगा। तो बस इतना ही था, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं। तो अब हम क्लोज डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज क्लोज? क्लोज एरिया, क्लोज्ड एरिया। सपोज तुम्हारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब गेंद, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर के जो इनर पार्ट में होगा, जो इनर पार्ट पे एक फोर्स लगेगा, इनर पार्ट पे फोर्स लगेगा जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो उसका जो एरिया आता है, यानी कि इनर सरफेस एरिया जो आता है, उसका डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड टू नॉर्मल ऑफ द सरफेस होता है। ये कन्वेक्शन है, ये ऐसा लिया ही जाता है, ऐसा है, हमें करना ही पड़ता है। तो जो इसके आउटवर्ड इसका जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन ऑफ क्लोज्ड एरिया इज आउटवर्ड नॉर्मल टू सरफेस होता है। इसमें और कुछ नहीं होता, ये कन्वेक्शन है, इसको ऐसा मान लिया जाता है। उसी तरह अगर हम एक क्यूब बनाएं, एक क्यूब ऐसे बनाएं, तो इसका एरिया का, इस एरिया का जो है डायरेक्शन इधर आएगा, इस एरिया का डायरेक्शन इधर आएगा, इस एरिया का डायरेक्शन इधर आएगा, इसका इधर आएगा, और एक आउटवर्ड बाहर आएगा, एक आउटवर्ड अंदर आएगा। तो कोई भी क्लोज सरफेस होगा, उसका जब हम नॉर्मल ले लेना, आउटवर्ड नॉर्मल ले लेंगे सरफेस के, तो वो उसके एरिया का डायरेक्शन दे देगा। तो चलो अब हमने क्लोज डिफाइन कर लिया, ओपन डिफाइन कर लिया, तो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो है कि अगर एक हमारे पास प्लेट है, ये 4 मीटर है और इसका ये 3 मीटर दिया हुआ है, तो एरिया डिफाइन होता है। तो इसको अगर हम OA मान लें और इसको OB मान लें, तो OA वेक्टर होगा 4J, OB वेक्टर को अगर x कोऑर्डिनेट मान लें तो 3। तो हम अगर डायरेक्शन को बाहर की तरफ ले लें, ऐसे ठिचुक ठिचुक बाहर की तरफ, तो 3i क्रॉस 4j इक्वल टू 12k। ये सिंपल सा था, हो गया। और इसका जो है एरिया बाहर की तरफ आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? आई थिंक नो, ये सिंपल सा है। चलो अगला हम निकालते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का करते हैं। तो एडवांस लेवल का करते हैं, तो चलो एक कोऑर्डिनेट्स मानते हैं, x y और z। y ये है, x ये है, z ये है, और उसमें एक प्लेट रखा हुआ है, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है 37 डिग्री पे, और उसका एक कोऑर्डिनेट्स 0, 5, उसका स्क्वायर है जो 5 मीटर का है। तो और वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, उसका एक पॉइंट ओरिजिन पे रखा हुआ है 0, 0, 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 5, 0, 5 हो जाएगा।
तो चूंकि ये एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पे है, तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट आएगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आएगा तो वो आएगा 5 cos 37 जो कि 4 होता है, 4 होता है। इसका y में कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये y में कुछ है ही नहीं इसका, तो 0 आएगा। और इसका ये वाला कोऑर्डिनेट यानी कि इसका z कंपोनेंट जो आएगा वो आ जाएगा 5 sin 30 बराबर 3। तो इसका y कंपोनेंट 0 होगा, इसका x कंपोनेंट 4 होगा और z कंपोनेंट 3 होगा। तो इसको लिख लेते हैं, अगर इसको O मान लें, इसको फिर A मान लें और इसको B मान लें, तो OA बराबर 5J, OB बराबर 4I प्लस 3K। OA क्रॉस OB या हम ले ले OB क्रॉस OA, ये B के क्रॉस में, तो उसी हिसाब से हमारा डायरेक्शन आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू रख लें 3K क्रॉस 5J। तो IJ K दे देगा, 5 चौक 20 K दे देगा, और K इंटू J जो है माइनस I दे देगा, 5 15। तो इसका ये एरिया होगा, इसका ये एरिया होगा। थोड़ा सा टफ था लेकिन इतना भी टफ नहीं था, चलो हो गया। फिर फर्दर हम आते हैं, एरिया हमने डिफाइन कर दिया, तो फिर हम फर्दर प्रेशर डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब हमें एरिया पता चल गया है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो अब प्रेशर को डिफाइन करना ज़्यादा आसान होगा। तो क्या प्रेशर का अभी देखते हैं कि ये इसमें से कौन सा सही होगा, वो देखते हैं। क्या प्रेशर का फार्मूला ये है, या फिर प्रेशर का फार्मूला ये है, या फिर प्रेशर का फार्मूला ये है। इसको A मानूं, B मानूं, C मानूं, D, क्या इसका फार्मूला ये है, इसमें से कौन सा सही है? इसमें ये वाला फार्मूला नहीं सही है। अगर आप लोग ये मान रहे हो कि वेक्टर ऑफ F अपॉन वेक्टर ऑफ एक, तो गलत हो। इसका ये भी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो, ये भी गलत है। इसका सिर्फ ये सही है और ये गलत है। अब इसको आते हैं एलोबरेट करते हैं। देख ले कि वेक्टर ऑफ F अपॉन वेक्टर ऑफ A गलत होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ऑफ F अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ऑफ A ये भी गलत होता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है अपॉन एरिया, वही सही में फार्मूला होता है। बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ F अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A ये भी गलत होता है। तो जो गलत हैं उनको हम मिटा देते हैं और जो सही है उसको लेके चलते हैं। तो हमारा प्रेशर ये आता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये बॉल है और उस पर ये जो है 37 डिग्री से जो है एक m मास का F पे F4 से जा रहा है, तो इस पे प्रेशर यहाँ पे P क्या आएगा? अगर इसका एरिया A है, एरिया A है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि आ जाएगा F cos 37, वही इसके प्रेशर को हेल्प करेगा, उसी का प्रेशर आएगा, बाकी दूसरे कंपोनेंट का नहीं आएगा। तो इसमें इसका प्रेशर ये आता है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ऐसा जिस पे जो है हम तीनों को जो है डिफाइन कर ले। तो हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास ऐसा कुछ है, तो इस पे एक दबाने वाले से 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और एरिया इसका 1
मीटर स्क्वायर है, तो इस पे जो प्रेशर आता है वो 10/1 बराबर 10 पास्कल आ जाता है। अगर मान लो सपोज करो इसी ग्राउंड पे 37 से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, एरिया फिर सारे के सारे जगह का एरिया क्या ले लो, 1 मीटर स्क्वायर ले लो, तो इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा F, जो ये परपेंडिकुलर आएगा 10 cos 37 बराबर 8 न्यूटन। तो यहाँ पे प्रेशर जो है 8/1 बराबर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये यूज़ किया, ये दोनों सेम ही यूनिट है, चाहे न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखो या पास्कल ऐसा ही यूनिट होता है। और एक दूसरा फोर्स है F, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका तो प्रेशर 0 होगा। तो आई थिंक इन 3 केस की वजह से जो है, इनकी 3 केसों से हमें समझ में आ गया कि प्रेशर किस कंपोनेंट, किस फोर्स के कंपोनेंट का आएगा। तो फर्दर हम जो है वॉल्यूम को डिफाइन कर लें। अब अगला है वॉल्यूम है, प्रेशर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम तो उतना टफ है नहीं, हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। हम जानते हैं 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर। तो अगर 1 मीटर क्यूब है तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, या 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो नॉर्मल वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट ये होता है। और वॉल्यूम हमें समझ में आता है, छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, और वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा यूज है थर्मोडायनेमिक्स में। तो यूनिट हमने दे दिया, तो आगे हम चलते हैं डेंसिटी का। तो डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तुमको डेंसिटी आगे भी बहुत सारी मिलेगी, चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे जो है डेंसिटी नॉर्मल मास अपॉन वॉल्यूम है। तो डेंसिटीज़ आगे तुमको फर्दर मिलती रहेंगी, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास पे, जो मास पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, उस डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं। तो हम मास जान रहे होते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, या कह सकते हो कि मैटर जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो जो चीज़ मिलता है वो हमें मास मिलता है। तो इसमें फर्दर हम और आगे नहीं जाएंगे। वॉल्यूम तो हमने अभी डिफाइन कर लिया कि वो एक पूरा कितना कंटेंट करेगा, पूरा एक क्यूबिक होता है एरिया का। तो अब आते हैं इसमें डेंसिटी हो गया, तो जैसे कि डेंसिटी डिफाइन हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। मास का केजी होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, तो इसका यूनिट क्या आएगा, केजी पर मीटर आ जाएगा, दूसरा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और कुछ नहीं है, हाँ ये यूनिट हो गया। अब डिफाइन करते हैं थोड़ा सा वाटर के डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वाटर्स डेंसिटी, ऐसा देखा गया है कि वाटर की डेंसिटी ऑलमोस्ट जो है कुछ लेवल तक कांस्टेंट रहती है, वेरी तो करती है। वाटर का 4 डिग्री पे जो डेंसिटी होता है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइस का देखा गया है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको केजी में बदलोगे तो -3/-6 किलोग्राम मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो नॉर्मली हम यही लेके चलेंगे। हम नॉर्मली जो है पढ़ने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए वाटर का
डेंसिटी कांस्टेंट लेंगे, आइस का थोड़ा सा कम होता है लेकिन फिर भी हम इसको कांस्टेंट लेके चलेंगे। और 4 डिग्री पे ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और केजी में ये 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो अब आता है इसमें जो इम्पोर्टेंट पढ़ने के, ये डाटा तुमको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार तुमको यूज़ होगा, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। इसके बाद आता है रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और वो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी। रेशियो ऑफ सबस्टेंस डेंसिटी एंड वाटर डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे डिफाइन होता है रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सपोज करो कि अगर तुमको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg दिया हुआ है 2.9 ऑफ Hg दिया है, तो इसका कोई और मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि क्योंकि रिलेटिव का फार्मूला ये होता है सबस्टेंस डेंसिटी अपॉन वाटर डेंसिटी एट 4 डिग्री। तो 4 डिग्री पे तो ये 1 होता है। तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे, तो वही नंबर दे देगा। अगर किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है या रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है तो हम घबराएंगे नहीं, उसको उस सबस्टेंस का क्या ले लेंगे, उस सबस्टेंस का हम डेंसिटी ले लेंगे। जैसा कि हमने बताया कि 2.9 रिलेटिव डेंसिटी आई थी Hg की, पारा की, और हमने उसको सीधे मरकरी का डेंसिटी ले लिया। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं होती है। जब भी रिलेटिव डेंसिटी देगा हम लोग डायरेक्ट उसका डेंसिटी ले लेंगे। जैसा कि अगर मान लो 0.58 ऑफ x का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है तो x का डेंसिटी जो है हम क्या ले लेंगे, 0.58 ले लेंगे। उसमें और कुछ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है टेम्परेचर। पहले हम टेम्परेचर डिफाइन करेंगे। आज हमें क्या पढ़ेंगे इसमें, टेम्परेचर डिफाइन करेंगे, और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये लेक्चर फिनिश हो जाता है। तो टेम्परेचर क्या है? अगर हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो है बेंच मिलता है, लोहे का होता है या लकड़ी का होता है। जब हम उस पर बैठते हैं, क्योंकि उस पर पहले कोई बैठा नहीं होता है तो उसका कोई और टेम्परेचर होता है। तो अगर हम नॉर्मली बैठते हैं लोहे वाले पे तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है कुछ देर तक। उसके बाद वो धीरे धीरे हीट होके एडजस्ट हो जाता है। उस तरह वुड है तो थोड़ा वार्म फील होगा, लेकिन वो भी जो है फील होता है। तो और हम ठंडियों में बहुत ठंड फील करते हैं, गर्मियों में हम बहुत गर्म फील करते हैं। तो नॉर्मली हर किसी को अवेयरनेस है टेम्परेचर का, लेकिन इसका डिफिनीशन ये है कि टेम्परेचर जो है डिग्री बताता है किसी भी बॉडी के हॉटनेस का या कोल्डनेस का। सिंपल सा डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। सिंपल सा किसी भी पदार्थ है या कोई भी चीज़ है, उसके कितना वो गर्म होगा, कितना वो ठंडा होगा, वो हम मेजर करते हैं टेम्परेचर से। हाँ, अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स में जाओ या साइंस में समझो तो हम तुमको बताते हैं कि टेम्परेचर क्या बताता है। वो असल में
एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताता है। केजीटी में हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे जो है एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर एक्चुअल में हमें बताता है कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या है। अगर किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका एक ही मतलब है कि उसके पर मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज़्यादा है, और कुछ हम टेम्परेचर में नहीं है। तो अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो हमारा लास्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एक्चुअली क्या है कि हमने कुछ सब्सटेंस देखे हैं जो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी इंक्रीज होता है। जैसे कि हमने मरकरी में देखा है, मरकरी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी जो है अपना फैलता है, वो एक्सपैंड होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। तो उसमें जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस हो गया, आजकल डिजिटल टेम्परेचर थर्मामीटर आ गया है, तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होने पे हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो उसमें जो है करंट फ्लो करा के हम रेजिस्टेंस को मेजर करके उसी को कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो उस बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन कैसे होगा। तो उसमें देखा गया और एक और प्रॉब्लम को निकल के आई कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्या वो लिनियरिटी बनी रहती है? नहीं। तो जो भी हमारे पास थर्मामीटर या जो भी चीज़ है जो हमें मेज़र कर रहा होता है वो किसी लेवल पे यानी किसी रेंज के बीच में काम कर रहा होता है। तो उस पर भी हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, अब सीधे कन्वर्जन पे जाएंगे। तो हमें कन्वर्जन में 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। 2 पॉइंट नीडेड। उसमें 2 पॉइंट नीडेड का मतलब क्या है? उसमें एक पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज करो हमने वाटर ले लिया, वाटर से ही डिफाइन करते हैं। एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पे वाटर जो है आइस हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट वाटर क्या हो जाता है? स्टीम में चेंज हो जाता है। तो ये 2 प्री डिफाइंड है। और ऐसा क्या है, हमेशा वाटर 0 डिग्री पे सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है और 100 पे क्या होता है? बॉयल हो जाता है। तो हमारे पास 4 स्केल्स हैं, वो बाद में हम बात करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं कि सपोज करो कि दीपक स्केल यानी मैं अपना स्केल बनाता हूँ, अपना स्केल मैं बनाता हूँ और मैंने फ्रीजिंग पॉइंट को 9 डिग्री पे मान लिया, 9 मान लिया, और बॉइलिंग पॉइंट पे 99 मान लिया है। ये 2 मैंने फिक्स कर लिया कि मेरा जो है जब मेरा स्केल 99 शो कर रहा होता है तो वाटर बॉयल हो गया, जब मेरा स्केल 9 शो कर रहा है तो मेरा वाटर जो है फ्रीज हो गया। उस बीच में हमें किसी एक्स पे क्या एक्स पे हमें क्या टेम्परेचर होगा वो निकालना है। तो उसमें देखो क्या होता है कि जो हमारा टी टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? 99 माइनस 9 के। उसी तरह एक्स भी हमारा प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्स माइनस 9 के। ऑलवेज ये बेस वैल्यू लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को बेस वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ से हमने उठाया और इसको हीट करना स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमारा भी प्रोपोर्शनलिटी यही होगा क्योंकि टी टेम्परेचर जो है प्रोपोर्शनल है 99 माइनस 9 के। जो भी इसमें हमने बॉक्सेस बना रखे होंगे वो प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रहा है टेम्परेचर के। तो उसी तरह एक्स भी जो है एक्स माइनस 9 के प्रोपोर्शनल होगा। तो इनका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा किसी भी स्केल के लिए। एक्स अपॉन टी का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा किसी के लिए। तो हमारा एक फार्मूला निकल के आया ये एक्स माइनस 9 अपॉन 99 माइनस 9। तो अब इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं किस तरह हमारा फार्मूला निकल के आता है। तो हमने देखा एक्स अपॉन टी जो है हमारा एक्स अपॉन टी
जो कि x माइनस 9/90 - 9 एक कांस्टेंट आया है। तो हमें पता है कि सेल्सियस डिग्री में, सेल्सियस में जब साइंटिस्ट सेल्सियस ने अपना स्केल बनाया तो उसने 0 को फ्रीजिंग पॉइंट माना और 100 को बॉइलिंग पॉइंट माना। तो उसके लिए फार्मूला आ जाएगा कि C सेल्सियस माइनस 0 100 माइनस 0। उसी तरह फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 32 होता है। 32 पे वाटर फ्रीज हो जाता है और 312 पे वाटर बॉयल हो जाता है और 32 पे फ्रीज हो जाता है। उसी तरह से रेमनॉफ है तो वो होता है R माइनस 0 80 माइनस 0। और एक होता है बहुत फेमस केल्विन का, तो 273/373 माइनस 273। तो ये सभी जो है इक्वल होते हैं। इसमें किसी की वैल्यू भी रख के किसी की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो हम एक नॉर्मलाइज फार्मूला लिख देते हैं, फिर हम जो है आज का एक क्वेश्चन लगा के इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो अगर हमें किसी का कन्वर्जन करना है तो हमें होना चाहिए कि टेम्परेचर एट जिस पे निकालना है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये अगर हमें याद रहे तो ये अननोन वैल्यू है नॉर्मली, और ये सब नोन वैल्यू होगी तो हम किसी का भी किसी में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो चलो हम एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेके इसको जो है फिनिश करते हैं। इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल कराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा हम पहले भी कर चुके हैं। कह रहा है एट वाट टेम्परेचर Fahrenheit gives Fahrenheit and Celsius give same value on scale। क्या कह रहा है कि किस वैल्यू पे ये दोनों टेम्परेचर, ये दोनों स्केल एक ही वैल्यू देंगे। तो इस वैल्यू को, सेम वैल्यू को तुम x मान लो, तो x माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, क्योंकि यही तो अननोन है, प्लस यही फ़ारेनहाइट के लिए भी है तो उसके लिए भी लिख लो। तो ये आ जाएगा 312 माइनस 32। तो ये आ जाएगा x अपॉन 100 बराबर x माइनस 32 अपॉन 180। जीरो ने जीरो को मारा। उसके बाद इधर आ जाओ, 18 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 10x माइनस 320। ये इधर आ जाएगा तो 8x हो जाएगा और ये माइनस 32 हो जाएगा। 8 चौक 32, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 40 डिग्री। यानी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे, माइनस 40 डिग्री पे ये दोनों जो है इक्वल वैल्यू दे देंगे। तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी कन्वर्जन आता है आप उसमें रख के उसको निकाल लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, और सभी लोग मैं चाहूँगा कि जितना भी आज पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़ें, उस पर रिविजन करें, उस पर एससी वर्मा में जो भी क्वेश्चन है, एससी वर्मा या जो भी आपके पास एनसीईआरटी है उस पर जाके उसका क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उस डाउट को पूछें, हम आपका जो है कमेंट पढ़ के हम आपका सॉल्व को क्लियर करेंगे। अगले लेक्चर में हम तुमको हीट पढ़ाएंगे, हीट क्या होता है, और हीट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हीट से रिलेटेड बहुत सारे डिफिनीशंस आएंगे, सभी के बारे में अगले टर्म से बताएंगे। तो आज के लिए ही इतना ही, थैंक यू।